तो कल आप लोगों को बताया था हाइगन्स वेव थ्योरी। उसमें ईथर पर बात किया गया था, वेव फ्रंट पर बात किया गया था और सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पर बात किया गया था। और आज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by the help of Huygens wave theory, Huygens wave theory अर्थात हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो क्या है कि 21 आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके विषय में हम बता रहे हैं, थोड़ा देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर ध्यानपूर्वक देखें तो। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगन के तरंग सिद्धांत की सहायता से। तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या के लिए वो क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया जाता है। ये हमने मान लिया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बहुत बड़ा है, अर्थात इसको हम Z मान लेते हैं और इसको Z डैश मान लेते हैं। तो क्या है कि माना कि Z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। लेट Z डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पर कोई पॉइंट B दिया गया है। यहाँ से दो वेव फ्रंट मान लेते हैं कि चल रहे हैं। एक वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है, एक वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है पॉइंट A पर, और एक वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, अर्थात पॉइंट A डैश पर। हम ये कहना चाहते हैं कि Z डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट B दिया गया है। पॉइंट B Z के काफ़ी नज़दीक है और पॉइंट Z डैश B से काफ़ी दूर है। B से कोई वेव फ्रंट चल रहा है और यह वेव फ्रंट
t इज इक्वल टू दी 0 सेकेंड में बिंदु B से बिंदु A पर चला जाता है। अर्थात A और B के बीच की दूरी इतना अल्प है कि B से A तक वेव फ्रंट को आने में नेग्लिजिबल टाइम लगता है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आंख बंद किए हुआ हूँ, और जब मैंने आंख खोला तो आपका चेहरा देखा। इसका अर्थ है कि आपके चेहरे से प्रकाश आके हमारे आंख में पड़ा, हमारा आपका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बना और मैंने देखा। तो ये बंद आंख खोलने पर आपका चेहरा दिखने में कितना समय लगा, किस गाड़ी से नाप लीजिएगा? इतना अल्प समय लगा कि उसको नापना भी कठिन है, उसको मेजर करना भी कठिन है, यानी वो नेग्लिजिबल टाइम है। लेकिन वही दूर आपका कोई फ्रेंड ही खड़ा हो और मैं कहूँ कि देखो पहचानो वो कौन है, तो आप आंख फाड़ के वहाँ पर फोकस करते हैं उस पर, तब कहीं जा कर के पहचान में आता नहीं आता है। तो उसी तरह से कहा कि A और B के बीच की दूरी इतना अल्प है कि वेव फ्रंट को यहाँ तक आने में लगभग 0 समय लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लग रहा है, t सेकेंड समय लग रहा है। तो यदि इस मीडियम में प्रकाश का वेलोसिटी v हो तो ये क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। यानी A से B तक का डिस्टेंस वेलोसिटी गुना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A डैश एंड B। तो क्या है कि ये बिंदु B से चलने वाला वेव फ्रंट लगभग t बराबर 0 सेकेंड में बिंदु A पर पहुंच जाता है और t सेकेंड में vt डिस्टेंस तय कर बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। तो कल आप लोगों को कहा था कि वेव फ्रंट पर स्थित समस्त ईथर के पार्टिकल नया प्रकाश स्रोत बनकर सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करते हैं। तो ये 2 पॉइंट पर जो वेव फ्रंट पहुंचा A और A डैश पर, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जितना भी वेव फ्रंट चल रहा है वो सब A और A डैश के बीच में पहुंच रहा है। यहाँ से लगातार हर पॉइंट पर पहुंच रहा है। यहाँ पर कोई ईथर का कण है, मान लिया यहाँ पर है, आपको समझाने के लिए ये सब ईथर का कण मान लिया, तो ये सारा का सारा ईथर कण नया प्रकाश स्रोत बनकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये टोटल ईथर के पार्टिकल नया प्रकाश स्रोत बनकर सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करते हैं। तो क्या ये एट ए टाइम पूरा का पूरा प्रकाशित हो के सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करता है या कुछ टाइम डिले भी है? अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि A और A डैश के बीच में जितना ईथर के पार्टिकल हैं उनमें सबसे पहले कहाँ से सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित होता है? तो हम समझ रहे हैं कि ये बात आपके दिमाग में आ गया होगा कि सबसे पहले A पर जो ईथर का पार्टिकल है उससे सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पहुँच रहा है, उसके बाद यहाँ पर, तब यहाँ पर, तब यहाँ पर और अंत में यहाँ पर। तो सबसे पहले ये ईथर का पार्टिकल नया प्रकाश स्रोत बनता है और सबसे पहले पॉइंट A से ही सेकेंडरी वेवलेट निकलता है। सबसे पहले पॉइंट A से सेकेंडरी वेवलेट निकलता है। तो हमने माना कि ये सेकेंडरी वेवलेट निकल रहा है
इस सेकेंडरी वेवलेट को यदि टी सेकंड तक चलने दिया जाए, यानी जितना सेकंड तक ये चला था अगर उतना ही सेकंड तक ये चलने दिया जाए तो जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये तय करेगा, अर्थात ये वीटी दूरी तय करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं, फिर एक बार दिमाग में बैठाइए कि माना कि जेड डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तथा पॉइंट ओ से पॉइंट बी से वेव फ्रंट चल रहे हैं और सबसे पहले t बराबर 0 सेकेंड में यह वेव फ्रंट बिंदु ए पर पहुंचता है तथा t सेकेंड में vt दूरी तय कर बिंदु ए डैश पर पहुंचता है। अब ए और ए डैश के बीच स्थित समस्त ईथर के पार्टिकल नया प्रकाश स्रोत बनकर सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए से पॉइंट ए से सेकेंडरी वेवलेट निकलता है जो टी सेकेंड में वीटी दूरी तय करता है। अब क्या है कि ए को सेंटर मानकर और वीटी को रेडियस मानकर यहाँ पर एक कर्व खींचा जाता है, एक चाप खींचा जाता है, बी डैश एक चाप खींचा जाता है, यानी कि ए से लेकर के बी डैश तक की दूरी वीटी है। और क्या है कि आपको पॉइंट ए से इस पर एक टैंजेंट खींच दिया जाता है, एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है, ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा है। तो क्या है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस आर्क के रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल संपूर्ण होता है, राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए बी के समानांतर पैरेलल एक यहाँ पर वो क्या है कि आर्टिफिशियल एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया और इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी पर कोई पॉइंट लिया पी, मान लेते हैं कोई पॉइंट लिया पी, और क्या है कि आपको ए डैश बी के पैरेलल एक रेखा खींची जाती है। तो ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम आर मान लेते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी इधर से जो सेकेंडरी वेवलेट चलेगा वो यहाँ पर जो पहुँचेगा, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा ये सेकेंडरी वेवलेट ए बी डैश के समानांतर वाला यहाँ पी डैश पर पहुँच जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इससे मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों ये ले रहे हैं? तो हम ये आपको कहना चाहते कि ए के पैरेलल, ए बी डैश के पैरेलल यहाँ से अगर कोई सेकेंडरी वेवलेट चल रहा है तो वो पहुँच रहा है किस पर, ए डैश बी डैश पर। यहाँ से चल रहा है तो पहुँच रहा है किस पर, तो भी वही बात, ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर। जितना भी सेकेंडरी वेवलेट ए बी डैश के पैरेलल चल रहा है वो सब के सब एक साथ ए डैश बी डैश पर पहुंचते हैं। जैसे कि इधर से
आप टॉर्च जलाएं इस दीवार पर तो इसमें से जितना भी लाइट रे निकलता है वो कहाँ पहुँचता है? तो इस वॉल पर, इस दीवार पर, बारी बारी नो, एट ए टाइम पहुँचता है। तो ये टॉर्च से निकलने वाले लाइट का रिजल्टेंट कौन है, परिणामी कौन है? तो ये दीवार पर जो लाइट है वही इसका रिजल्टेंट है, परिणामी है। इसी प्रकार से ए और ए डैश के बीच से निकलने वाले, ए और ए डैश के बीच से निकलने वाले सभी सेकेंडरी वेवलेट एट ए टाइम ए डैश बी डैश पर पहुँचते हैं। तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स का रिजल्टेंट कौन है? तो ए डैश बी डैश रिजल्टेंट है, परिणामी है। तो ये क्या, ये जो जा रहे हैं ये सब क्या हैं? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर की ओर जा रहे हैं, यानी रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे इसके। और इस रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट का रिजल्टेंट ए डैश बी डैश है। और ए डैश बी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, परावर्तित तरंगाग्र। और हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर खींचा गया अभिलंब रिफ्लेक्टेड रे को निरूपित करता है। याद रहे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से खींचा गया अभिलंब, ये 90 है तो अभिलंब हो ही गया, खींचा गया अभिलंब रिफ्लेक्टेड रे को निरूपित करता है। अर्थात ए बी डैश रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। तथा इंसिडेंट वेव फ्रंट पर खींचा गया अभिलंब, इंसिडेंट वेव फ्रंट पर खींचा गया विलंब इंसिडेंट रे को निरूपित करता है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है और इस पर ये अविलंब खींच दिया, ये अविलंब खींच दिया और इसको हमने आई ए मान लिया। तो ये इंसिडेंट रे को, आइए इंसिडेंट रे को निरूपित करता है। और ये एंगल कितना है? तो हमने कहा कि लंब खींचा, और लंब खींचा का मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब क्या है, इसको भी आगे की ओर बढ़ा दें यदि, तो ये आकर के यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि इसको हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहते हैं। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस बात को फिर से बोलते हैं, आप अपने दिमाग में बात को बैठाइए। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, बहुत पैसा भी लगा रहे हैं बेटा, इसलिए इसको नुकसान मत कीजिए, जाया मत कीजिए। आप अपने दिमाग में बैठाइए। आप बोल रहे हैं, आप दिमाग बंद करके, ये आंख बंद करके और दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके बात को सुनिए। क्या बोल रही हूँ? तो बोल रहे हैं कि हाइगन्स वेव थ्योरी की सहायता से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए Z डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया जाता है तथा माना कि बिंदु बी से चलने वाला वेव फ्रंट लगभग t बराबर 0 सेकेंड में बिंदु ए पर पहुंचता है और t सेकेंड में vt दूरी तय कर बिंदु ए डैश पर पहुंचता है।
जहाँ भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब ए और ए डैश के बीच में स्थित समस्त ईथर कण सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए से सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित होता है जो टी सेकेंड में वीटी दूरी तय करता है। अब ए को केंद्र मानकर वीटी रेडियस से एक आर्क खींचा जाता है, एक चाप बी डैश खींचा जाता है जिस पर ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा है, अर्थात एंगल ए डैश इज इक्वल टू द 90 डिग्री। अब इंसिडेंट वेव करंट ए बी पर कोई पॉइंट पी लिया जाता है और ए डैश बी के पैरेलल एक रेखा पी आर खींची जाती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश को बिंदु क्यू पर काटता है। अब बिंदु क्यू से ए बी डैश के समानांतर रेखा क्यू पी डैश खींचा जाता है, अतः एंगल क्यू पी डैश ए डैश इज इक्वल टू द 90 डिग्री। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिंदु ए और ए डैश के बीच से निकलने वाले समस्त सेकेंडरी वेवलेट एक साथ ए डैश बी डैश पर पहुंचते हैं, अतः ए डैश बी डैश इनका रिजल्टेंट है जिसे रिफ्लेक्टेड वेव करंट कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड वेव करंट पर खींचा गया अविलंब ए बी डैश रिफ्लेक्टेड रे को निरूपित करता है, जबकि इंसिडेंट वेव करंट ए बी पर खींचा गया अविलंब आई ए इंसिडेंट रे को निरूपित करता है। अब यहाँ पर हम अपने मन से एक लंब खींच दिया एन, तो इस प्रकार क्या हो गया इंसिडेंट रे। अरे यहाँ पर अगर पॉइंट ए पर आए, ये पॉइंट ए आपको अलग दिखा दिया, तो एक ऐसे गया है ए एन, एक ऐसे आया हुआ है आई ए, और एक ऐसे गया हुआ है ए बी डैश। तो देख लीजिए ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही प्लेन में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर इन ए प्लेन एंड इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम फर्स्ट लॉ प्राप्त हो जाता है। सेकेंड लॉ प्राप्त करने के लिए इस एंगल को हमने माना आई, माना क्या, ये तो होता ही है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये यानी यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से लेके ये रिफ्लेक्टेड रे ए डैश बी डैश का तक एंगुलर, अर्थात ये हो गया आपको आई और ये हो गया आपको आर, ये एंगल हो गया आर। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, आपको ये करने के लिए यहीं पर लिया हुआ है ए डैश, याद रखिए। तो अब क्या है कि एंगल आई बराबर, एक और चीज़ आपको दिखा दें कि ये आर के बीच से ही ये निकला है ए बी डैश, आई से ए बी जो निकला है ऐसे निकला है ए बी, देख लीजिए। अरे हाई रिफ्लेक्टेड रे है ए बी डैश
और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, और इसके बीच से ये निकला फाइव। तो आई इज इक्वल टू दी, आई इज इक्वल टू दी एंगल आई ए एन। इधर भी देखिए आई ए एन, आई ए एन, एंगल आई ए एन इज इक्वल टू दी, आई ए एन को लिखना चाहते हैं एंगल आई ए बी माइनस एंगल आई ए बी, यानी ये पूरा एंगल में से, भाई पूरा एंगल में से इतना एंगल घटा दें तो आई ए एन हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई पूरा एंगल में से इतना एंगल घटा दें तो क्या हो जाएगा, एंगल आई ए एन बच जाएगा। तो आई ए एन को लिखना चाहते हैं एंगल आई ए बी माइनस एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन। अब क्या हो गया कि आई ए बी कितना के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। ऐसा ही इंसिडेंट वेव फ्रंट पर ये अपने लंब खींचा है, तो ये टोटल एंगल देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बी ए आई, आई ए बी 90 डिग्री है। तो बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए एन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी एन, बी ए एन, सॉरी बी ए एन, यानी हाई वाला एंगल, हाई वाला बी ए एन। तो इसको यदि हम लिख दें हाई, ये पूरा एंगल, यानी ए डैश ए एन, ए डैश ए एन माइनस एंगल ए डैश ए बी, तो क्या हो जाएगा, बी ए एन हो जाएगा। तो ये लिख दिया एंगल ए डैश ए एन, एंगल ए डैश ए एन माइनस एंगल ए डैश ए बी, ए डैश ए बी। तो क्या हो गया, इम्प्लाई दैट एंगल आई बराबर 90 डिग्री माइनस ए डैश ए एन। तो ये तो पूरा 90 के बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी, कौन निकालना था, ये ना निकालना था, तो इसमें से आपको ए डैश ए बी, ए डैश ए बी घटा देना है, ए डैश ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ए डैश ए बी। तो ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू दी कितना, तो एंगल ए डैश ए बी, ए डैश ए बी। अर्थात ये एंगल साबित हो रहा है कि आई के बराबर, ये आई के बराबर है, वो एंगल आई के बराबर है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। तो अब क्या हो गया कि दोनों साइड्स में साइन ले लीजिए, तो इम्प्लाई दैट साइन आई इज इक्वल टू दी साइन एंगल ए डैश ए बी, एंगल ए डैश ए बी। तो अब देख लीजिए आप, ये साइन आई बराबर पी बाई एच,
तो पी बाई एच का अर्थ क्या हो गया? तो पी बाई एच का अर्थ हो गया ए डैश बी बटा ए डैश। अरे किसका है? ए डैश ए बी का, ए डैश ए बी का। तो इसमें ए डैश बी लंब हो गया, ए डैश कर्ण हो गया और ए बी आधार हो गया। अर्थात ए डैश बी परपेंडिकुलर हो गया, ए डैश बी परपेंडिकुलर हो गया, ए बी बेस हो गया, ए डैश हाइपोटेनियस हो गया। तो क्या करें कि इम्प्लाई दैट साइन आई इज इक्वल टू द पी बाई एच। पी बाई एच का अर्थ हो गया ए डैश बी बटा ए डैश। Imply that sin I is equal to the a dash b is equal to the vt। तो a dash b के बदला में vt बाई a डैश, इसको हमने रख लिया। अब हमको बात करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर, यानी परावर्तन कोण पर। तो अब क्या है कि चूंकि आर बराबर तो आर तो यहाँ लिए हुए हैं, आर बराबर बी डैश ए एन, बी डैश ए एन। यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि आर का मान कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिए हुए हैं आर का मान। तो बी डैश ए एन, तो आर बराबर एंगल एन ए बी डैश, और एन ए बी डैश को लिख सकते हैं ए डैश ए एन माइनस ए डैश ए बी डैश। तो ये लिख दिया कि बराबर एंगल ए डैश ए एन माइनस एंगल ए डैश ए बी डैश। Imply that R is equal to the a dash a n 90 degree माइनस एंगल ए डैश ए बी डैश। इम्प्लाई दैट ये क्या है कि इसको इधर लेफ्ट में ले लेते हैं, तो एंगल ए डैश ए बी डैश इज इक्वल टू दी 90 डिग्री माइनस आर। ठीक है, ये भी हमको ज़रूरत है इसलिए हमने रख लिया इसको भी। अब क्या है कि इस ट्रायंगल में ए डैश ए बी डैश में तीनों एंगल का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि फॉर ट्रायंगल ए डैश ए बी डैश, ए डैश ए बी डैश, we have angle A dash A B dash, angle A dash A B dash plus angle A B dash A dash, angle A B dash A dash plus angle A dash B dash, angle A dash B dash is equal to the 180 डिग्री। अब ए डैश ए बी डैश का मान यहाँ पर जस्ट ऊपर निकाले हुए हैं, तो इम्प्लाई दैट 90 डिग्री माइनस आर प्लस ये एंगल बी डैश, तो वो तो ऑलरेडी 90 है,
और प्लस एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दी 180 डिग्री। 90 और 90 जुट के ये तो कैंसिल हो जाएगा। आर को उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट आर बराबर एंगल ए डैश बी डैश, अर्थात ये सिद्ध हो गया कि ये एंगल आर के बराबर है। और आर के बराबर है तो फिर इसमें बोथ डायरेक्शन में साइन लिया तो साइन आर इज इक्वल टू दी साइन ए डैश बी डैश, इम्प्लाई दैट साइन आर इज इक्वल टू दी, तो साइन आर पी बाई एच। तो इसमें तो पी हो जाएगा ए बी डैश और एच हो जाएगा ए डैश। तो लिख दिया कि ए बी डैश बटा ए डैश, इम्प्लाई दैट साइन आर इज इक्वल टू दी ए बी डैश इज इक्वल टू दी वी टी बाई ए डैश। ये भी निकाल लिया। अब क्या है कि अब आप निकाल दीजिए नाउ साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई वाला ये हो गया, साइन आई वाला ये हो गया वी टी बटा ए डैश, और साइन आर वाला ये हो गया, उलट जाएगा ए डैश बटा वी टी। ये तो कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू दी 1, इम्प्लाई दैट साइन आई is equal to the sin r, imply that I is equal to the r, and it is called second law or reflection of light, यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर ऑलवेज। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में सदा बराबर होते हैं, और इस रिलेशन को परावर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसको आप कल देखिए, नोट तो आज ही भेज दिया है आप लोगों के व्हाट्सएप पर, और आज फिर कह रहे हैं कि जिन लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है वो लोग हमारे इस पर करें 99 392 82 570 पर करें, या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और आप लोगों के नोट्स के लिए जो व्हाट्सएप हमने बनाया हुआ है वो अलग बनाया हुआ है, ध्यान है। 94 734 26, और क्या है कि वो 26 720, इस पर आप लोगों का व्हाट्सएप मिलेगा जिस पर नोट्स बनेगा, ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल। 99 392 82 570 है, ये 82 570, और ये नीचे वाला जिस पर आपका नोट्स जा रहा है वो है 94 734 26 720। चलिए, ओके।